हेलो साथियों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मॉडर्न इंडिया में टॉपिक लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल्स वायसरॉय ऑफ इंडिया का 5वां लेक्चर और मेरे ख्याल से आखिरी लेक्चर लेके चल रहे हैं। दोस्तों, आप लोग एक बार इसको अच्छे से देखिएगा, नोट्स करिएगा और जो भी डाउट होगा तो उसको जरूर पूछिएगा। लास्ट क्लास में हमने स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट तक पढ़ा था और जिसमें मैंने आपको बताया कि 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि आने वाले 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाएगा। और दोस्तों, यही कारण है कि आज के ज़माने में वर्तमान कंडीशन की अगर बात की जाए तो डायरेक्शन, अगर इंडिया की डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो जो हमारा वेस्ट बंगाल है वो ईस्ट में है। यही कारण है कि जो ईस्ट बंगाल हुआ करता था, बाद में जब भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान निकला इसमें से, तो जो ईस्ट बंगाल था उसको नाम बांग्लादेश दे दिया गया या फिर ईस्ट पाकिस्तान दे दिया गया और बाद में बांग्लादेश से बन गया। अपना वेस्ट बंगाल ही बचा रह गया। बाकी सारी चीजें यहाँ पे एस एन बनर्जी ने शुरू की। 30 से 40 हजार, 40 हजार से 50 हजार लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अपनी यूनिटी को दिखाया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके आगे, इन्हीं के शासनकाल की बात है, लॉर्ड मिंटो महोदय के शासनकाल की बात है। तो इन्होंने क्या क्या और काम करवा दिए, ध्यान दीजिए। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग यानी AIML की स्थापना लॉर्ड मिंटो करवाते हैं। और ये स्टैब्लिश किसके द्वारा हुआ? तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सलीम उल्लाह खान और दूसरा नाम है यहाँ पे आगा खान। सलीम उल्लाह खान और आगा खान ने ईस्ट बंगाल की कैपिटल यानी ढाका में 30 दिसंबर 1906 में AIML की स्थापना कर दी। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, कौन था फाउंडर मेंबर इसका? सलीम उल्लाह खान और आगा खान। फर्स्ट चेयरमैन वाज वकार उल मुल्क। पहला चेयरमैन कौन था इसका? तो आप याद रखना, पहला चेयरमैन AIML का वकार उल मुल्क था। ऐसे जब हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ेंगे तो फाउंडर मेंबर कोई और है और फर्स्ट चेयरमैन कोई और होगा। क्लियर है इतनी बात? तो AIML ने अपना जो बना कहाँ पे? ये तो ढाका में बना, लेकिन अपना जो हेड क्वार्टर रखा, तो AIML का हेड क्वार्टर रखा गया था अलीगढ़ उस समय। ठीक है, जहाँ पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाई गई। ठीक है, तो फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। किसने स्थापना कराया ये पूछा जाता है। किस महीने में हुआ, या 1906 में हुआ, किस साल में हुआ ये भी पूछा जाता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ था, फर्स्ट चेयरमैन कौन था, ये सारी बातें आपको यहाँ पे सामने आ गई। इस AIML ने भी डिसाइड किया, जैसे अब 1885 से INC चल रहा है, तो मुस्लिम लीग ने भी डिसाइड किया कि हम लोग भी साल में एक बार अपनी मीटिंग यानी सेशन किया करेंगे, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस करती है। और उसी के नक्शे कदम पे चलना शुरू किया और बाद में यही है वो AIML जिन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी कि अपने को क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। AIML के बारे में इतनी बातें काफी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में एक रिफॉर्म आया है। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। बहुत ज्यादा अगर नेशनलिज्म से बात की जाए या फिर मॉडर्न इंडिया से बात की जाए तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से बहुत बार सवाल देखने को मिला है। अब ये क्या कहते हैं मॉर्ले? अच्छा, कौन है मॉर्ले? है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और मिंटो कौन है? मिंटो है वायसराय ऑफ इंडिया। तो इस बात को भी याद रखना, ये है सेक्रेटरी और ये क्या है, ये है वायसराय। तो दोनों के समय में ये आया, तो इसको नाम क्या रख दिया गया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और आया कब है बच्चा? तो ये आया 1909 में। इस बात को भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कुछ आपको बातें समझाता हूँ, बताता हूँ। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आपको नोट डाउन भी करना है, डिस्कस भी करना है और याद भी करना है, क्योंकि यहाँ से सवाल एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। पहला पॉइंट इसका कहता है द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, यानी विधान जो परिषद है, और विधान परिषद के यहाँ पे दो पार्ट हुआ करते थे, एक तो एट द सेंटर लेवल और दूसरा प्रोविंसेस लेवल। तो सेंट्रल लेवल पे होता था जिसको सेंट्रल असेंबली नाम दिया जाता था, और प्रोविंसेस लेवल पे हो जाता था जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली नाम दिया जाता था।
आइए देखते हैं। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, केंद्रीय विधान परिषद था, उसमें पहले 16 लोग हुआ करते थे। उसकी संख्या कितनी थी मेंबर्स की? 16। अब इसको बढ़ा दिया गया दोस्तों, बढ़ा दिया गया 16 से कितना कर दिया गया? 16 से 60 कर दिया गया सेंट्रल असेंबली में। याद रखना, स्टेट की असेंबली में बात नहीं कर रहा, सेंट्रल असेंबली में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 से कितना कर दिया गया? 60 कर दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट्स में होते थे यानी प्रोविंसेस में होते थे, एक तो बंगाल है, तीन तो इनके प्रोविंस होंगे, एक बंगाल, एक मद्रास और तीसरा बॉम्बे। एक इसमें और जुड़ गया यूपी। इसको पहले नाम यूनाइटेड प्रोविंस से यूपी को जाना जाता था, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते संयुक्त प्रांत। और इन चारों में यानी बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और यूपी यानी यूनाइटेड प्रोविंस, इन चारों में जो संख्याएं हैं वो 50 कर दी गई। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ पंजाब, बर्मा एंड असम, ठीक है, इन तीनों में मेंबर्स कितने कर दिए गए? 30 मेंबर्स कर दिए गए। तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है, 16 से 60 हो गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और यूपी यूनाइटेड प्रोविंस में 50-50-50 ईच हो गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ पंजाब, बर्मा, असम, इसमें हो गया कितना? 30 मेंबर्स ईच। और ये तीनों चेंजेस कब हुए? तीनों जो चेंजेस आप देख रहे हो कब हुए? तो ये हुए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में। अभी ये सिर्फ एक पॉइंट था दोस्तों कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या किया गया? इंक्रीज कर दिया गया। अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको। दूसरा पॉइंट देखते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एट द सेंटर and at the provinces were to have 4 categories of members as follows। ये जो मेंबर्स है ना, जैसे आज के जमाने में दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद है ना, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसे 4 हाउसेस होते हैं ना। पार्लियामेंट के अलग हाउस होते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के अलग हाउस होते हैं। तो आज के जमाने में 2 टाइप के मेंबर्स मिलते हैं, एक होते हैं इलेक्टेड और एक होते हैं नॉमिनेटेड। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ अलग है, यहाँ पे 4 टाइप के मेंबर्स है। देखो कैसे कैसे। पहले टाइप के मेंबर को बोला जा रहा है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, यानी पदेन सदस्य। ये किसी काम में अगर है तो ये भी वो हो जाएंगे। जैसा समझना है, एक एग्जांपल, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई कोई क्लास का मॉनिटर अगर बना दिया जाता है, कोई क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है, तो उसको मॉनिटर बनाया गया, तो ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो जाता है कि चलो अच्छा रजिस्टर भी लेके आएगा, ठीक है, रजिस्टर वाला काम देखेगा, अटेंडेंस वाला काम देखेगा, बोर्ड साफ रखेगा, क्लास में शांति बना के रखेगा, तो इसका वही काम है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। जैसे आज के जमाने में वाइस प्रेसिडेंट जो हमारा होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ठीक है, ऐसे ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। तो कौन कौन है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में? गवर्नर जनरल एंड मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने लोग हैं, कार्यपालिका परिषद में जितने लोग हैं, और गवर्नर जनरल, ये सारे के सारे ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स, यानी मनोनीत किए गए ऑफिशियल मेंबर्स हैं। अब इसमें कौन कौन आता है? जो सरकार में होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो जाते हैं, सरकारी अधिकारी, हु वर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल्स। अब ये नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है दोस्तों? तो गवर्नर जनरल स्वयं नॉमिनेट करते हैं। गवर्नर जनरल समझ लो, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन है इसमें? जो वायसराय वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल बट वर नॉट गवर्नमेंट ऑफिशियल। गवर्नर जनरल तो नॉमिनेट करते हैं लेकिन ये सरकारी आदमी नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्टेड मेंबर्स, जिनका चुनाव होता है, इलेक्टेड बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडियंस, भारतीयों के द्वारा ही ये चुने जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट वोटिंग इनके लिए नहीं होता। जैसे आज के जमाने में
18 ईयर्स के हो गए, 18 प्लस के हो गए, तो आप वोटिंग का राइट आपको मिल जाता है। वहां पे इन जो मेंबर्स के लिए इलेक्शन होता था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। यहाँ पे पॉइंट देखते हैं, पहला वाला पॉइंट जो क्या कहता है, ये भी अभी मॉर्लेमेंटो के ही डिस्क्रिप्शन हैं दोस्तों। The elected members were elected indirectly। पहली बात तो ये समझ में आ गई। The local bodies elected an electoral college। जो local bodies हैं, स्थानीय निकाय हैं, वो एक electoral college चुनते हैं। Who would elect members of the provincial legislative council। वही local bodies उनको चुनते हैं, हम लोग को rights नहीं था। These members would in turn elect the members of the Central Legislative Council। ठीक है, लोकल बॉडीज के जैसा समझो, मतलब कि जैसे आजकल हम लोग के यहाँ क्या क्या मिल जाता है, जिला परिषद है ना, जिला परिषद, नगर पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, ये सब मिल जाते हैं, ये सब लोकल बॉडीज के अंतर्गत। ऐसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आज के जमाने में बना हुआ, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंतर्गत ऐसे जितने भी सरकारी ऑफिशियल्स या सरकारी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, वही लोग एक इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल तैयार करते हैं और उन्हीं में से उनको चुना जाता है और वही लोग उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। जनता का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, जो आम जनता है, इसलिए इसको क्या बोला गया कि इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्टेड मेंबर्स वर फ्रॉम द लोकल बॉडीज, ये भी तय हो गया। द चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, यहां से लेके आए जाएंगे। लैंडलॉर्ड्स यानी जो जमींदार है वहां से लेके आए जाएंगे। यूनिवर्सिटीज यहां से ले जाएंगे। ट्रेडर्स जो बड़े व्यापारी यहां से। कम्युनिटीज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, तो यहां से ये सारे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे लोकल बॉडीज से। ठीक है, लोकल बॉडीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लैंडलॉर्ड्स, यूनिवर्सिटीज, ट्रेडर्स, कम्युनिटीज एंड मुस्लिम्स। नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। इन द प्रोविंशियल काउंसिल्स नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वर इन द मेजॉरिटी। जो प्रांत की विधानसभाएं हैं या फिर परिषद हैं, उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी होती थी। हाउएवर सिंस सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वर नॉमिनेटेड, इन टोटल अ नॉन इलेक्टेड मेजॉरिटी वाज देयर। नॉमिनेट तो होते ही थे, साथ ही साथ ये जो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स हैं ये प्रोविंशियल काउंसिल में ज्यादा होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियंस वर गिवन मेंबरशिप टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो पहला चेंबर है उसी को बोलते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म के टाइम में भारतीयों को मौका मिला। नेक्स्ट पॉइंट, इट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। बहुत बहुत बार ये सवाल पूछा है एग्जाम में। इट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स। मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल, निर्वाचक क्षेत्र बनाया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया। जैसे जहां पे मुस्लिम ज्यादा है वहां पे चुनाव सिर्फ मुस्लिम लड़ सकता है। ठीक है, और मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट करेगा, इसको बोलते हैं पृथक निर्वाचक क्षेत्र। तो इसी समय में इंट्रोड्यूस किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स। सम कॉन्स्टिट्युएंसीज वर earmarked for Muslims and only Muslims could vote their representative। ठीक है, तो कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्युएंसीज थे जो मार्क किए गए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, और उन मुस्लिम्स को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेगा। ये एक्सप्लेन करता है सेपरेट इलेक्टोरेट वाले पॉइंट को। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। The members could discuss the budget and move resolutions। They could also discuss matters of public interest। जो सदस्य हैं वो बजट के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं और किसी भी प्रस्ताव, रिजोल्यूशन, ठीक है, प्रपोजल की तरफ जा सकते हैं। साथ ही साथ ये मेंबर्स डिस्कस कर सकते हैं पब्लिक यानी जनता की भलाई के लिए, जिसमें जनता रुचि रखती है उस मैटर पे भी ये लोग डिस्कस कर सकते हैं। दे
could also ask supplementary question. Supplementary का मतलब क्या होता है? पूरक क्वेश्चन। आज भी हम लोग के यहाँ पूरक और कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के पार्ट्स होते हैं, तो ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे। नो डिस्कशंस ऑन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, विदेशी नीति के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा स्टेट लेजिस्लेटिव और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। No discussions on foreign policy or on relations with the princely states were permitted. जो देसी रियासत थे और जो विदेश में फॉरेन पॉलिसी है, इसके ऊपर उस सदन में कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। लॉर्ड मिंटो अपॉइंटेड on much persuasion by Morley Satyendra P. Sinha, S.P. Sinha, as the first Indian member ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो वायसराय है ना, वायसराय कौन है? मिंटो। मिंटो ने अपॉइंट किया किसको? एसपी सिन्हा साहब को। तो फर्स्ट, ये पहले भारतीय सदस्य हैं जिनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यपालिका परिषद में वायसराय के नामित किया गया, नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। 2 इंडियंस वर नॉमिनेटेड, 2 और भारतीय नॉमिनेट किए गए। कहाँ किए गए वो देखना। टू द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स, भारतीय मामलों के लिए राज्य के सचिव के परिषद में, राज्य सचिव के परिषद में क्या किया गया है? 2 और भारतीय को नॉमिनेट किया गया है। अब धीरे धीरे भारतीय पढ़ लिख रहे थे, समझदार हो रहे थे, तो उनका भी नॉमिनेशन धीरे धीरे हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। आई होप कि इतनी चीजें क्लियर है। ये देखो जो ब्लू पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहा है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को मुसलमानों के लिए निर्धारित किया गया था और केवल मुसलमान ही अपने प्रतिनिधियों को वोट दे सकते थे। मेरे प्यारे साथियों, देखना हमने ध्यान से बहुत अच्छे से किसको पढ़ा है अभी? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को पढ़ा, जिसमें एक पॉइंट मिला था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को बढ़ा दिया गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे वो 4 प्रकार के मेंबर्स थे। उसमें से जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे वो कैसे आते थे? वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते थे और अलग अलग जगह से आते थे, जैसे लोकल बॉडीज, कॉमर्स एरिया, लैंडलॉर्ड, यूनिवर्सिटीज, ट्रेडर्स, कम्युनिटीज एंड मुस्लिम्स। यहाँ पे चीजें आपको समझ। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग की। लॉर्ड हार्डिंग साहब के समय की बात है। इन्हीं के समय में, इनका समय 1910 से 16, तो 1911 एक समय आता है। 1905 में बंगाल विभाजन के ऊपर बात किया गया था। यहाँ पे है कैपिटल, जो नेशनल कैपिटल इनका हुआ करता था। अब हालांकि नेशनल वर्ड यूज नहीं कर सकते हम, जो कैपिटल इनका हुआ करता, तो कैपिटल शिफ्टेड, कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ? फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। तो पहली पहली बार, ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया कि भारत का जो राजधानी है वो 1911 में कलकत्ता से कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया। किसके शासनकाल में चला गया? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में चला। ठीक है। अब चलो एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, उस समय गवर्नर कौन था? आप जरा बता देना तो मुझे कमेंट करके। चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। दिल्ली दरबार वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द वेलकम ऑफ जॉर्ज पंचम। ये पंचम का मतलब ये है ना, जॉर्ज पंचम यानी जॉर्ज फिफ्थ इन 1911, 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आते हैं और इन्हीं के स्वागत में दिल्ली दरबार सजाया गया। लोगों से पता चला कि पार्टीशन ऑफ बंगाल एक बैड डिसीजन था, तो जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया, अबोलिश कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है। तो बंगाल विभाजन किया किसने था? कर्जन साहब ने किया था। और कैंसिल किसने किया है? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे इसको कैंसिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। द हिंदू महासभा वॉज फाउंडेड। हिंदू महासभा फाउंड किया गया यानी स्थापना किया गया उसका। कब किया गया है? 1915 में इसकी स्थापना हुई। 1915 में इसकी स्थापना हुई।
और किसके द्वारा हुई है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट बात करते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय ने ही बीएचयू की स्थापना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश काशी बनारस में किया 1916 में। मदन मोहन मालवीय ने दी हिंदू महासभा की स्थापना की 1915 में, और 1916 में इन्होंने बीएचयू नामक एक बड़ी यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल के समय ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, 14 से 18 के बीच में जो चला था। तो इनके समय में भी हुआ और 16 के बाद जो है उनके टाइम पे भी। 1914 से 18 के बीच में चला, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सपोर्ट इनको भरपूर मिला। ठीक है, जो इंडियन आर्मी है उनका सपोर्ट इनको भरपूर मिला, और इंडियन आर्मी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है 1913, फिरोज शाह मेहता। इन्होंने क्या लिखा है? बॉम्बे क्रॉनिकल नाम का न्यूज़पेपर पब्लिश किया। कब किया है? 1913 में, याद रखना। किसने किया? फिरोज शाह मेहता ने। क्या नाम है इसका? बॉम्बे क्रॉनिकल। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है 1913 ही गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नाम का न्यूज़पेपर पब्लिश किया। ठीक। तो दो न्यूज़पेपर इनके शासनकाल में, इनके समय में पब्लिश हुए। पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, भारतीयों का सपोर्ट मिला। 1916 में बीएचयू की स्थापना हुई। 1915 में हिंदू महासभा हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल कर दिया गया, दिल्ली दरबार सजाया गया। तो देखो ये जो 19 से 11 का समय, इस समय जब जॉर्ज पंचम आए तो रविंद्रनाथ टैगोर को भी बुलाया गया था। बंगाल के ही हैं रविंद्रनाथ टैगोर, तो वो भी गए थे, बड़े समृद्ध परिवार से थे। तो पहली पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे जन गण मन सुनाया है। ठीक है, जन गण मन अधिनायक जय है, अपना पूरा स्टेंजा बंगाली भाषा में सुनाया। तो जॉर्ज पंचम को पहले तो उतना समझ में नहीं आया, और इसमें देखो नहीं वर्ड मिलता है भारत भाग्य विधाता। इसमें कह रहे थे किसको? जॉर्ज पंचम को, कि आप क्या हो? भारत के भाग्य विधाता हो। तो अब इनको समझ नहीं आया, तो जब जॉर्ज पंचम गया है वापस ब्रिटेन, तो ट्रांसलेशन करके इसका सुना और बहुत खुश हुआ कि यार ये वाकई में बहुत बेहतर लिखा हुआ है। तो जॉर्ज पंचम यानी जॉर्ज पंचम ने ही रिकमेंडेशन किया कि इनको नोबेल प्राइज मिलना। तो दोस्तों 1912 में पहले व्यक्ति हैं भारत के रविंद्रनाथ टैगोर जिनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, नोबेल प्राइज वही जो स्वीडन देता है। तो इनको नोबेल प्राइज मिला, पहली पहली बार भारत में किसी व्यक्ति को यह प्राइज मिला था। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, एक पार्टी बनी है जिसका नाम है गदर पार्टी। क्या नाम है? गदर पार्टी। 1913 में पार्टी की स्थापना हुई है। किसने इसको फॉर्म किया है, फाउंड किया है, एस्टेब्लिश किया है? तो फॉर्म्ड बाई लाला हरदयाल। इनका नाम कई बार पूछा जाता है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन मेन फाउंडर मेंबर कौन? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। दूसरा नाम है तारक नाथ दास। तीसरा नाम है सोहन सिंह भाकना। ठीक है, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल। इसका जो हेड क्वार्टर बनाया गया ये सैन फ्रांसिस्को में, इंडिया से बाहर है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में इसका हेड क्वार्टर गदर पार्टी का बनाया गया। कब बना दोस्तों? 1913 में। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं इनके बाद। इन्हीं के शासन काल में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा भारतीयों के मन में और सिस्टम में। किस तरीके से आए समझते हैं। इसमें जितने पॉइंट्स हैं मैं उन पॉइंट को एक एक बार डिस्कस करूंगा, हालांकि जितने भी बड़े पॉइंट्स हैं उनका डिस्कशन हम लोग अलग से करेंगे। विमेन्स यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड। महिला विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना हुई पूना में 1916 में। गांधी जी रिटर्न हो चुके थे, हालांकि यहाँ पे है तो गांधी जी तो पहले ही 1915 में रिटर्न हुए थे। किसके शासनकाल में गांधी जी रिटर्न हुए? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया 1915 9th ऑफ जनवरी का, 9 जनवरी को। और 9 जनवरी को हम लोग एनआरआई डे मनाते हैं, अप्रवासी भारतीय दिवस।
लौटे थे और इन्होंने स्थापना किया साबरमती आश्रम का 1916 में, साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी बापू करते हैं। इसके बाद गांधी जी का पहला सत्याग्रह, जो कि गांधी जी ने तो शुरू नहीं किया था, इनको राजकुमार शुक्ला लेके गए थे। इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे जब गांधी जी की डिटेल्स पढ़ेंगे। फिलहाल समझिए कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही शासनकाल में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ, जो कि 10 अप्रैल 1917। दोस्तों इसमें सीक्वेंस भी पूछ देता है कि कौन सा पहले हुआ, तो आपको ये तारीख भी याद रखनी है। 10 ऑफ अप्रैल 1917 में क्या होता है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी शुरू करते हैं और सफलता हासिल करते हैं। चंपारण बिहार का एक जगह है जहां पे नील की खेती होती थी, इंडिगो कल्टीवेशन होता था, ठीक है। इस जहां पे 3 कठिया नियम चलता था, 3 कठिया नियम यानी 3/20, 20 भूमि में से 3 भूमि के पार्ट पे आपको क्या करना है, नील की खेती करनी है, जिससे खेत क्या हो जाते थे, खेत की फर्टाइल जो लैंड होता था वो खत्म हो जाता था और दोबारा वहां पे उगाना मुश्किल था। गांधी जी गए, गांधी जी की बात मान ली गई और नील की खेती को समाप्त करने का आदेश दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात में खेड़ा है और 11 मार्च 1918 को ये हुआ। ये भी किसानों के लिए ही था, किसानों का लगान माफ करने के लिए, तो ये काम इन्होंने कर दिया। तीसरा है सत्याग्रह एट अहमदाबाद, इसी को बोलते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। मजदूरों ने हड़ताल कर दिया था, गांधी जी सत्याग्रह वहां पे शुरू किए हैं। 15 मार्च 1918, देख रहे हो दोनों में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, दोनों गुजरात का सीन है। 11 मार्च ये पहले हो गया है और 15 मार्च ये बाद में हुआ। तो पहले चंपारण, फिर खेड़ा, फिर सत्याग्रह अहमदाबाद वाला। नेक्स्ट आता है अगस्त डिक्लेरेशन, 20 अगस्त 1970 बाई मॉन्टेग, देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो भारत के सचिव थे। तो मॉन्टेग 20 अगस्त 1917 को हुआ, लेकिन इसके बाद क्या आता है ये इंपॉर्टेंट है। अगस्त डिक्लेरेशन अगर एक बार नहीं भी आप पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जैसे अभी हमने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म पढ़ा, ऐसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म होता है और ये आया दोस्तों। तो मॉन्टेग कौन है, मॉन्टेग है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चेम्सफोर्ड कौन है, चेम्सफोर्ड है वायसरॉय ऑफ इंडिया। ये रिफॉर्म आया और इसी को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और उस वाले को क्या बोलते थे, उसको बोलते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो 1909 वाले को क्या बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, और 1919 वाले को क्या बोलते हैं, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इस बात को आपको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, रॉलेट एक्ट, मार्च 1919, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आता है और इस एक्ट को बोला गया ब्लैक एक्ट। इस एक्ट को क्या बोला गया दोस्तों, ब्लैक एक्ट बोला गया। साथ ही साथ इसको नो अपील, नो दलील, नो वकील वाला अधिनियम भी बोला गया। अच्छा, इस सब का कारण क्या है, देखो गांधी जी यहाँ छोटी छोटी बात बोले और सब मान ली गई, सारी बातें मान ली गई। जानते हो क्यों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था जो बाद में लोगों को समझ में आया कि ये जो समय है, डिमांड इनकी कंप्लीट हो जा रही है, समय है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। अंग्रेज इस समय कमजोर पड़े हैं, वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया से भी आर्मी उठा ले गए, अपनी आर्मी भी उठा ले गए। तो भारत में जो कोई कुछ मांग रहा है उसको बड़ी आसानी से ये दे दे रहे हैं। लेकिन 1918 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, ये क्या लेके आ जाते हैं 1919 में, रॉलेट एक्ट। मतलब कि अब ये अगर किसी को घूमते टहलते षड्यंत्र करते पकड़ते हैं तो सीधे जेल में वो नॉन बेलेबल हो जाता है। अब समस्या थी, तो इसी के कारण सिडनी रॉलेट ये लेके आया था। इसी के कारण भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड मैसेकर हो जाता है 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। अमृतसर में जलियांवाला बाग में
इसके एक दिन 2 दिन पहले सैफुद्दीन किचलू और एक डॉक्टर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया इसी एक्ट के तहत। तो जलियांवाला बाग में पंजाब के, अमृतसर के लोग आके प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था वो। तभी जनरल डायर आता है, जनरल डायर आता है और अंधाधुंध फायरिंग करवा देता है जलियांवाला बाग में। और बेचारे और गेट बंद करवा के भाग भी नहीं पाए। तो 13 अप्रैल 1919 को ये काला डे भारतीय इतिहास का माना जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कब हंटर कमीशन और कब मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कमीशन बिठाया गया जिसमें इसकी जांच की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड एंड खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड। याद रखना 1919 और 20 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। जब 1918 में वर्ल्ड वॉर समाप्त हो रहा था तो तुर्कों से ये भी बुलवा लिया गया, कहलवा लिया गया कि ये जो खलीफा, खलीफा यानी कैलिफ का जो डेजिग्नेशन है ना, आप इसको समाप्त कर दोगे। तो हो गया। तो इसी के लिए खिलाफत मूवमेंट, इस नियम के खिलाफ में अली ब्रदर्स ने, शौकत अली और, तो अली ब्रदर्स ने इसको क्या किया, खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। गांधी जी का भी इस मूवमेंट में सपोर्ट मिला था। ठीक है, इसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब ये पॉइंट आपको याद रखना, जितने पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स आपको अभी याद रखने, कब किसके शासनकाल में क्या क्या हुआ है। तो दो अली ब्रदर्स थे इसमें जिन्होंने शुरू किया, उनका नाम है शौकत अली और मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, सिर्फ शौकत अली और मोहम्मद अली, दो भाइयों ने शुरू किया। विद सपोर्ट ऑफ गांधी जी भी इसमें सपोर्टिव थे। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी एनसीएम, असहयोग आंदोलन 1920 से लेके 22 तक स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वो 20 से 22 तक चला। इसके बाद क्या घटना घट गई, आइए देखते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में। तो सैडलर कमीशन 1917 में आया। एक बार फिर से देखो, 1935 में हमारा कौन सा, 1835 में हमारा कौन सा आया था, याद करो, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। फिर हमारा वुड्स डिस्पैच आया 1848 के आसपास। उसके बाद हमारा आया हंटर कमीशन भी आया, एजुकेशनल रिफॉर्म था। इसके बाद और एक दो रिफॉर्म्स आए। एक का नाम क्या था, तुम लोग जरा कमेंट करके बताना। यहाँ पे एक जो और आया था, एक यहाँ पे आया सैडलर, सैडलर कमीशन इन 1917। इट वाज एन एजुकेशनल कमीशन और एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के लिए लाया गया इन्हीं के शासनकाल में। ड्यूरिंग हिज टाइम होम रूल लीग वाज स्टार्टेड इन 1916। 1916 में होम रूल लीग स्टार्ट हुआ। इट वॉज अ नेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो होम रूल लीग है ये राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थान था। इट्स नेशनल डिमांड वॉज सेल्फ गवर्नमेंट। इसका जो राष्ट्रीय मांग है वो है स्वशासन या स्व सरकार। ठीक है, स्वशासन या स्व सरकार, इसी को बोलते हैं स्वराज। स्वराज की मांग इन्होंने की, हालांकि 1905 से ही स्वराज की मांग चल रही है। देयर वर टू एचआरएल, दो प्रकार का होम रूल लीग है। एक है इंडियन होम रूल लीग, जो स्टार्ट किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुणे में 28 अप्रैल 1916 को। दूसरा ऑल इंडिया होम रूल लीग, जो स्टार्ट किया गया एसएमटी एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा अडियार में, यह मद्रास में है तमिलनाडु में, 3 सितंबर 1960। ठीक, ये दोनों चीजें। इन्हीं के समय में मानवेंद्र नाथ रॉय, एम एन रॉय साहब ने स्टेब्लिश किया है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में, 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ये करते हैं। क्लियर इतनी बात। तो नेक्स्ट पॉइंट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट में है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का टाइम पीरियड है 1921 से 26 तक दोस्तों। क्या किया, रॉलेट एक्ट को समाप्त कर दिया, रिपील ऑफ रॉलेट एक्ट। इन्हीं के समय में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है 5 फरवरी 1922। ये जितनी बातें देख रहे हो ना, पॉइंट्स देख रहे हो, सारे पॉइंट्स बच्चों पढ़ने हैं, टेंशन नहीं।
5 फरवरी 1922 में लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में चौरा चौरी हो गया। आरएसएस सुना है ना, आरएसएस? तो आरएसएस का स्थापना होता है 1925 में। सप्रेस्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब एनएससीएम शुरू हुआ था 1920 में अगस्त महीने में गांधी जी के द्वारा, तो अच्छा सपोर्ट इसको बाद में मिला। फिर क्या होता है, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में कुछ भीड़ ने, उत्तेजित भीड़ ने क्या काम किया, गोरखपुर के एक थाने को, पुलिस स्टेशन को, जिसमें 22 लोग थे, 22 ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स को जिंदा जला दिया गया। गांधी जी बड़े दुखी हुए इस चीज से और उन्होंने एनसीएम को वापस ले लिया। ठीक है, एनसीएम वापस ले लिया क्योंकि ये लोग एनसीएम का ही सपोर्ट कर रहे थे जो वहां पे गोरखपुर में थे। तो एनसीएम वापस ले लिया और गांधी जी को यहीं पे गिरफ्तार भी कर लिया गया था और 6 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि गांधी जी बहुत पहले ही वापस आए। स्वराज पार्टी की स्थापना यहाँ पे होती है दोस्तों, इस बात को भी याद रखना है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास यहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। मोपला रेबेलियन 1921 में इन्हीं के शासनकाल में हुआ है। काकोरी ट्रेन रॉबरी 9 अगस्त 1925, यहाँ 1 अगस्त लिखा हुआ है, 9 अगस्त 1925 में इसको काकोरी ट्रेन, जो कि लखनऊ के पास एक स्टेशन है काकोरी, सहारनपुर से एक ट्रेन 18 डाउन आ रही थी और उसको क्रांतिकारियों के द्वारा लूट लिया गया था। कम्युनल राइट्स हुआ 1923 से 25 में, मुल्तान में, अमृतसर में, दिल्ली में। कम्युनल राइट्स मतलब सांप्रदायिक दंगा, ठीक है, फूट डालो राज करो, उनके दिमाग में तो था ही और वो यही कर रहे थे। तो कम्युनल राइट्स हुआ 1923 और 25 में, मुल्तान में, अमृतसर में और दिल्ली में, इन्हीं रीडिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट बात करते हैं, लॉर्ड इरविन आते हैं, 26 से 31 तक इनका काम है। साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन 1927। 1927 में साइमन आयोग भारत आता है। हालांकि 1927 में बनता है और 1928 में भारत आता है, जिसके हेड होते हैं सर जॉन साइमन, और इसी में एक मेंबर होता है क्लीमेंट एटली, जो बाद में जाके क्या बन जाता है भारत में, ब्रिटेन का पीएम बनता है। ठीक है, और इसका बहुत विरोध साइमन आयोग का किया गया भारत में। ठीक है, लाला लाजपत राय को इसी साइमन कमीशन के द्वारा लाठी लगा था, मृत्यु हो गई थी, तो इसको भी पढ़ना है हमें। कांग्रेस पास्ड द इंडियन रेजोल्यूशन इन 1929। 1929 में कांग्रेस ने भारतीय प्रस्ताव पास किया था। दांडी मार्च, जो कि गांधी जी ने शुरू किया 12 मार्च 1930 को, और इसी तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी शुरू किया गया 1930 में। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन इंग्लैंड इन 1930। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ है इंग्लैंड में। गांधी इरविन समझौता 1931 5 मार्च, ये भी हो जाता है लॉर्ड इरविन के काल में। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस एंड पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन, इन्होंने अपना पूर्ण स्वराज क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। और 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता करते हैं। चीजें आपको याद रखनी है। लॉर्ड इरविन के शासनकाल की सारी बातें हैं और ये सारी बातें एक एक करके हमें पढ़नी भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, वेलिंगटन होना चाहिए, वेलिंगटन 1931 से 1936 तक ये रहते हैं दोस्तों, 1936 तक। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनके शासनकाल में हुआ है, इनके समय में हुआ है, लंदन में होता था ये, 1931 में हुआ। थर्ड 1932 में हुआ। तो सेकेंड और थर्ड, और टोटल 3 आरटीसी हुए हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टोटल 3 हुआ है। तीनों की डेट, तीनों में कौन कौन पार्टिसिपेट किया है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ओके, लेकिन इस वाले सेशन में नहीं, यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझने हैं। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज पास्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज पास्ड, सबसे बड़ा यही वो एक्ट है जिससे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा पॉइंट्स लिए गए हैं, इसके बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनल अवार्ड्स, सांप्रदायिक अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जाना जाता है। 16 अगस्त 1932
ये अवार्ड स्टार्ट किया गया, मतलब ऐसा हुआ। और किसने किया था इसको? तो रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और भीमराव अंबेडकर साहब के कहने पे ये अवार्ड शुरू किया गया। असाइंड सीट्स टू डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज। इस कम्युनल पंचाट में, कम्युनल अवार्ड्स में क्या कहा गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट तो था ही पहले, अब ये जातिगत मुद्दों पे भी इसको बांट दिया गया। ठीक है, तो डिप्रेस्ड क्लास के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाएगा, सिख के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाएगा, मुस्लिम के लिए अलग हो जाएगा। तो रिलीजियस कम्युनिटीज में अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार से सीटें बांटी जाएंगी, गलत था। और बाद में गांधी जी के आमरण अनशन के द्वारा, गांधी जी पुणे की जेल में थे इस समय, तो आमरण अनशन के द्वारा इसको क्या किया जाता है? वापस ले। गांधी जी वेंट ऑन एन एपिक फास्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस डिवीजन। ये जो बंटवारा, ये कम्युनल अवार्ड है ना, इसके अगेंस्ट गांधी जी ने पुणे की जेल में, यरवदा जेल में, क्या करते हैं, पुणे में है, वहां पे इन्होंने आमरण अनशन किया, फास्ट रखा, व्रत रखा, और इसको बाद में वापस। नेक्स्ट, लॉर्ड लिन लिथगो 1936 से 43 तक रहते हैं। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रेजिग्नेशन सेलिब्रेटेड एज डिलीवरेंस डे बाय द मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा 1939 में डिलीवरेंस डे सेलिब्रेट किया गया था, जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया था, लॉर्ड लेने तो टाइम। द लाहौर रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 ऑफ द मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का एक सेशन है 1940 में, और लाहौर का। तो लाहौर में इन्होंने क्या डिमांड किया? डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट। अभी तक तो लोग सेपरेट इलेक्टोरेट मांगते थे, अब ये डिमांड कर रहे हैं सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स। मुस्लिमों के लिए अलग से राज्य इनको चाहिए। ये यही है फूट डालो राज करो की नहीं, यही है। अब देखो हो गया ना, तबाह हो गया देश। तो मुस्लिमों के लिए अलग से राज्य की मांग की। इट वॉज एट दिस सेशन दैट जिन्ना प्रोपाउंडेड हिज टू नेशन थियरी। वही समय जब जिन्ना ने टू नेशन थियरी लेके आए थे। द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन 1939। तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। तभी क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में, और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया 8 अगस्त 1942 को मुंबई में। ठीक है, 8 अगस्त 1942 मुंबई। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, लॉर्ड वेवेल 1943 से 47 तक भारत में रहते हैं, वायसराय बन के। कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, 24 में 1946 में, यहाँ मई लिखा हुआ, हालांकि वो पहले गठित कब हुआ था? 24 मार्च 1946। तो इस बात को याद रखना, 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, और ये वही मिशन है जो भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करता है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9th of December 1946 इन दिल्ली। ये दिल्ली में होता है पहला मीटिंग। अरेंज द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑन 25 जून 1945। शिमला समझौता 1945 में यहाँ पे होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, with the failure of the Indian National Congress and Muslim League। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड एंड एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज अपॉइंटेड अंडर नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इलेक्शन होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और एक अंतरिम सरकार का चयन किया जाता है। समय लॉर्ड वेवेल का है 1943 से 1947 के। तभी लॉर्ड माउंटबेटन का अपना प्लान आता है, जो मार्च अगस्त 1947 के बीच चलता है। देखते हैं क्या है। तो लास्ट वायसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। जब भारत स्वतंत्र होता है, तो एक इससे पहले एक कहानी आती है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कि क्लीमेंट इटली अनाउंस करते हैं, क्लीमेंट इटली 20 फरवरी को अनाउंस करते हैं कि हम भारत जल्दी ही आजाद करें। तभी AIML रुद्र हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मेरे को तो अलग से देश चाहिए। तभी लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को विभाजन का प्लान पेश किया।
तो अब विभाजन का प्लान जब पेश किया तो उस प्लान में और भी बहुत सारी चीजें थी कि जो वायसराय का डेजिग्नेशन है ब्रिटिश इंडिया में उसको समाप्त करके एक बार फिर से गवर्नर जनरल का डेजिग्नेशन शुरू करते हैं। तो पहला गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था स्वतंत्र भारत का। पार्टीशन ऑफ इंडिया डिसाइडेड बाय 3 जून प्लान, इसे बोलते हैं माउंटबेटन प्लान। रिटायर्ड इन जून 1948, ये जो समाप्त होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन जून 1948 में रिटायर होते हैं अपने पद से यानी गवर्नर जनरल के पद से। एंड वाज सक्सीडेड बाय चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। पहले भी हैं और आखिरी भी हैं, भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल है, क्योंकि बाद में यही गवर्नर जनरल वायसराय का जो पद हुआ करता था इसको समाप्त करके प्रेसिडेंट का पद इंडिया में शुरू कर दिया। नेक्स्ट बात है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, पास किया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 4 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947 को, बाय विच इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 ऑफ अगस्त 1947। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया? आजाद हो गया मेरे दोस्त। तो ये तो कहानी है, और ये कहानी स्पेशली थी किसकी? गवर्नर्स की, गवर्नर जनरल की और वायसराय की और बाद में फिर से गवर्नर की। अब इसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो हमारे नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है। तो नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है उसके लिए हम लोग अलग सेशन करेंगे, अलग से सेशन में उस सारे नेशनल मूवमेंट्स को पढ़ेंगे, जिसका हमारा टॉपिक होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से मैं आपको एक वीडियो दूंगा, वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो सारी बातें डिस्कशन होंगी जो क्रांतिकारी के लिए, हमारी आजादी के लिए हमने लड़ी थी। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ बात थी गवर्नर्स की कि गवर्नर के शासनकाल में कौन कौन सी चीजें घटनाएं हुई हैं, क्योंकि यहां से भी सवाल पूछा जाता है। तो एक बार जब आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, इसका रिवीजन कर लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे, तो आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।